नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे रहस्यमयी संस्थान की परतों को खोलने जा रहे हैं। हमारी न्यायपालिका। हाँ, और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हमारा मिशन यही है कि हम ये समझें कि कोर्ट काम कैसे करता है, जजों को कौन और कैसे चुनता है, और इसे क्यों संविधान का रक्षक कहा जाता है। हाँ, ये सिर्फ एक सरकारी अंग नहीं है, ये लोकतंत्र के नियमों का एक तरह से कहें तो रेफरी है। और एक ऐसा रेफरी जिसके फैसले खेल का रुख ही बदल सकते हैं। तो आज की बातचीत में हम सबसे पहले तो भारत के अनूठे एकीकृत न्यायिक सिस्टम को देखेंगे और उसकी तुलना अमेरिका के सिस्टम से करेंगे। फिर हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर करेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति की। यहाँ एक शब्द है परामर्श, जिस पर दशकों तक एक रस्साकशी चली है। हाँ, वो सिर्फ एक शब्द की लड़ाई नहीं थी, वो न्यायपालिका की अपनी आजादी को बचाने की एक लंबी लड़ाई थी। और फिर हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बुनियादी सवाल से। जब हम कहते हैं कि न्यायपालिका का काम न्याय करना है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, इसका एक मतलब तो है अदालतों में केस सुलझाना, वो तो है ही, लेकिन इसका काम उससे कहीं ज्यादा गहरा है। न्यायपालिका विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को बनाए रखती है, जिसका मतलब है कि देश कानून से चलेगा, किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं। बिल्कुल, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। पर इसकी सबसे बड़ी भूमिका है संविधान का अंतिम व्याख्याता यानी फाइनल इंटरप्रेटर और गार्डियन होना। गार्डियन यानी संरक्षक। इसका मतलब जब भी संविधान के किसी शब्द या नियम पर कोई कंफ्यूजन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि उसका असली मतलब क्या है। एकदम सही। सोचिए, संसद कोई नया कानून बनाती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये कानून संविधान के दायरे में है? क्या ये किसी नागरिक के मौलिक अधिकार तो नहीं छीन रहा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब देने का और अगर कानून गलत है तो उसे रद्द करने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है। इसी शक्ति की वजह से हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। और ये हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में दिए गए वादे से भी सीधा जुड़ता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करना कि ये सिर्फ किताबी बातें ना रह जाएं, ये जिम्मेदारी कोर्ट की है। उस वादे को हकीकत में बदलना ही न्यायपालिका का अंतिम लक्ष्य है। अब आते हैं एक दिलचस्प तुलना पर। हम अक्सर सुनते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन उनकी अदालती व्यवस्था बिल्कुल अलग है। ये फर्क क्या है? ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका में द्वैध व्यवस्था या डुअल सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए कि वहां दो अलग अलग रेल की पटरियां हैं। दो पटरियां? हाँ, एक पटरी है संघीय कानूनों की, जिसे लागू करने के लिए फेडरल कोर्ट्स हैं, और दूसरी पटरी है राज्य के कानूनों की, जिसके लिए हर राज्य के अपने अलग कोर्ट्स हैं। अच्छा, तो वहां दो समानांतर न्यायिक दुनिया है। और भारत ने ये रास्ता क्यों नहीं चुना? भारत ने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्रेरणा ली और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम को अपनाया। हमारे संस्थापकों को लगा कि देश की एकता के लिए एक ही सिस्टम ज्यादा कारगर होगा। तो यहाँ दो पटरियां नहीं है? नहीं, यहाँ एक पिरामिड है। पिरामिड? ये सुनने में दिलचस्प है, इसे समझाइए। इस पिरामिड के शिखर पर है भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे आते हैं राज्यों के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स। और सबसे नीचे? और पिरामिड का सबसे बड़ा और निचला हिस्सा है अधीनस्थ न्यायालय, जैसे जिला अदालतें। खास बात यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला देश की सभी अदालतों पर लागू होता है। पूरे देश में कानून की व्याख्या एक जैसी हो? बिल्कुल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो ये तो हुई संरचना की बात। अब उस सवाल पर आते हैं जो हमेशा चर्चा में रहता है, जजों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? देखिए, 2019 के बाद से यह संख्या है 34। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। क्या ये हमेशा से इतनी ही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ था तब सिर्फ 8 जज थे। फिर जैसे जैसे काम का बोझ बढ़ा, संसद ने कानून बनाकर यह संख्या बढ़ाई। 1956 में 10, फिर 1960 में 13 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आज हम 34 पर पहुंचे हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? सीधा सा जवाब तो है राष्ट्रपति। लेकिन यहीं पर वो शब्द आता है, परामर्श। हाँ, और इसी एक शब्द पर पूरा विवाद टिका है। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से नियुक्ति करेंगे। सवाल ये था कि क्या यह परामर्श सिर्फ एक राय है या राष्ट्रपति के लिए इसे मानना जरूरी है।
इसी सवाल को लेकर वो मशहूर जजेस केस हुए, है ना? बिल्कुल। 4 ऐतिहासिक केस हैं। पहला था 1981 का, जिसे फर्स्ट जजेस केस कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं है। मतलब सरकार की बात ऊपर रहेगी, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ, एक तरह से कार्यपालिका को ज्यादा शक्ति मिल गई। लेकिन फिर आया 1993 का सेकंड जजेस केस और इसने सब कुछ बदल दिया। इसमें क्या हुआ? कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमति है और ये एक बाध्यकारी सलाह होगी। तो यहाँ से न्यायपालिका का पलड़ा भारी हो गया। हाँ, फिर 1998 में आया थर्ड जजेस केस। इसमें कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली को एक तरह से औपचारिक रूप दिया। कॉलेजियम प्रणाली। कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की अकेली राय नहीं है। इसका मतलब है मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का बहुसंख्यक विचार। इसी ग्रुप को कॉलेजियम कहा जाता है। अच्छा, तो एक व्यक्ति नहीं बल्कि 5 जजों का एक समूह तय करेगा। सही। और फिर आया 2015 का फोर्थ जजेस केस, जो सबसे नाटकी था। ये तो NJAC वाला मामला था। हाँ, सरकार 99 संविधान संशोधन के जरिए NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लेकर आई। इसमें जजों के अलावा कानून मंत्री और 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल थे। सरकार का तर्क था कि इससे पारदर्शिता आएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन करता है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, और कॉलेजियम व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया गया। तो ये कॉलेजियम सिस्टम, चाहे इस पर कितनी भी बहस हो, आज भी जजों की नियुक्ति करता है। लेकिन सवाल ये है कि इस सिस्टम के जरिए चुना कौन जा सकता है? संविधान में 3 मुख्य योग्यताएं बताई गई हैं। पहला, वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, अनुभव, उसे किसी हाईकोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज या 10 साल तक वकील होना चाहिए। और तीसरी शर्त, वो थोड़ी अलग है। हाँ, तीसरी शर्त है कि वो राष्ट्रपति की राय में एक सम्मानित विधिवेत्ता यानी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, मतलब कानून का एक ऐसा विद्वान जो शायद कभी जज या वकील ना रहा हो। क्या इस रास्ते से किसी की नियुक्ति हुई है? नहीं, आज तक नहीं है। ये प्रावधान एक विकल्प के तौर पे रखा गया है। मुझे यहाँ एक बात हैरान करती है, किसी न्यूनतम आयु का कोई जिक्र नहीं है। बिल्कुल सही, संविधान में न्यूनतम आयु नहीं है, सिर्फ अनुभव पर जोर है। और इनका कार्यकाल? देखिए, जजों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, जैसे 5 साल या 10 साल। वे 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बने रहते हैं। और उससे पहले? उससे पहले वो चाहें तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं या फिर उन्हें पद से हटाया जा सकता है, जो लगभग नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन? आपने ऐसा क्यों कहा? क्या जजों को हटाने की प्रक्रिया इतनी मुश्किल है? बहुत ज्यादा। इस प्रक्रिया को आम भाषा में महाभियोग कह देते हैं। हालांकि संविधान ये शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल करता है। और इसके आधार क्या है? सिर्फ 2 ही आधार हैं। सिद्ध कदाचार, यानी उनका बर्ताव बहुत गलत साबित हो चुका हो, और दूसरा अक्षमता, यानी वो अपना काम करने में सक्षम ना हो। और मान लीजिए ये आरोप साबित भी हो जाए, तब क्या होता है? तब भी प्रक्रिया बेहद जटिल है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा को विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पास करना होता है। विशेष बहुमत मतलब सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और साथ ही उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। ये आंकड़ा जुटाना राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल होता है। क्या भारत के इतिहास में कभी किसी सुप्रीम कोर्ट जज को इस तरह हटाया गया है? आज तक एक भी नहीं। एक कोशिश जरूर हुई थी 1991-93 में जस्टिस वी रामास्वामी के मामले में। जांच समिति ने उन्हें दोषी भी पाया था, लेकिन प्रस्ताव लोकसभा में गिर गया क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये साफ है कि जजों को कार्यकाल की पूरी सुरक्षा दी गई है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर। सबसे पहले बात करते हैं मूल क्षेत्राधिकार की। इसका आसान मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है, कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई शुरू ही सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। आप उन्हें लेकर किसी हाई कोर्ट या निचली अदालत में नहीं जा सकते। जैसे केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कोई कानूनी टकराव हो, या फिर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद हो। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की भूमिका निभाता है। ये तो हुई सरकारों की बात। आम नागरिक के लिए सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो है रिट क्षेत्राधिकार, जो अनुच्छेद 32 के तहत मिलती है। ये हर भारतीय नागरिक का ब्रह्मास्त्र है। अगर सरकार आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और तब कोर्ट क्या करता है? तब कोर्ट आपके अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह के विशेष आदेश जारी कर सकता है,
जिन्हें रिट कहते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का गारंटर कहा जाता है। और एक शक्ति है जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, अपील। हाँ, ये उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है और ये उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला काम है। अगर हाई कोर्ट के फैसले से कोई सहमत नहीं है तो वो न्याय की अंतिम उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इसमें हर तरह के मामले आते हैं। हाँ, संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक, हर तरह के। एक और क्षेत्राधिकार है, सलाहकार क्षेत्राधिकार। ये क्या है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। तो क्या कोर्ट को सलाह देनी ही पड़ेगी और क्या राष्ट्रपति को वो सलाह माननी पड़ेगी? नहीं, यही पर दिलचस्प बात है। न तो कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए। अच्छा, तो ये एक तरह से अनोखी शक्ति है। अब एक और शब्द मैंने सुना है, अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब है? इसके दो मतलब हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले और उसकी कार्यवाही को हमेशा के लिए रिकॉर्ड करके रखा जाता है और देश की कोई भी निचली अदालत इन फैसलों पर सवाल नहीं उठा सकती। और दूसरा मतलब? दूसरा मतलब ज्यादा ताकतवर है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी अवमानना के लिए किसी को भी सजा देने की शक्ति है। मतलब अगर कोई कोर्ट का आदेश न माने तो कोर्ट उसे सजा दे सकता है। ये शक्ति कोर्ट के फैसलों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। और अंत में शायद सबसे चर्चित शक्ति, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल, ये वो शक्ति है जो भारतीय लोकतंत्र को सच में एक चेक्स एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम बनाती है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। और अगर कानून संविधान की सीमा के बाहर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य या असंवैधानिक घोषित कर सकता है और वो कानून वहीं खत्म हो जाता है। ये शक्ति सुनिश्चित करती है कि बहुमत वाली सरकार भी अपनी मनमानी न कर सके। ये लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो एक तस्वीर उभरती है, एक ऐसी न्यायपालिका की जो एकीकृत है, जिसे अपनी स्वतंत्रता बेहद प्यारी है और जिसके लिए उसने एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है। हाँ, और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसे संविधान ने कार्यकाल की सुरक्षा से लेकर न्यायिक समीक्षा जैसी असाधारण शक्तियां दी हैं। कॉलेजियम प्रणाली अपनी तमाम आलोचनाओं के बावजूद इसी स्वतंत्रता को बचाने की कोशिश का नतीजा है। और इसके साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 126 के अनुसार यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अपने पद का कार्य करने में असमर्थ हों, जैसे कि बीमारी, अवकाश या पद का अस्थायी रूप से रिक्त होना, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किसी भी परिस्थिति में बाधित ना हो। अनुच्छेद 127 ये प्रावधान करता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अपर्याप्त हो या मामलों का बोझ अत्यधिक बढ़ जाए, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी रूप से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे न्यायाधीश उस अवधि में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय को आवश्यकता महसूस हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति लेकर किसी सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से पुनः न्यायिक कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश को कार्यकाल के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अधिकार और सम्मान प्राप्त होता है। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को ये विशेष शक्ति प्रदान करता है कि वो भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर सकता है। ये अपील का सामान्य अधिकार नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है, जिसका प्रयोग वो तभी करता है जब उसे ये लगे कि न्याय के हित में हस्तक्षेप आवश्यक है। इस अनुच्छेद को सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण और व्यापक शक्ति माना जाता है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कोई भी आदेश या निर्देश पारित कर सकता है जो किसी वाद या विवाद में संपूर्ण और वास्तविक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। इस अनुच्छेद के तहत दिया गया आदेश पूरे भारत में बाध्यकारी होता है और कभी-कभी ये विधि में मौजूद कमी को भी पूरा करता है।
अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत के सभी नागरिक, सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं तथा उसकी सहायता करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसका आशय ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती और उसका सम्मान तथा अनुपालन सभी पर अनिवार्य है। इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो सोच सकें। हमने देखा कि न्यायिक स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, लेकिन पारदर्शिता भी उतनी ही अहम है। तो सवाल यह है कि जजों की नियुक्ति की मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली में स्वतंत्रता और पारदर्शिता के बीच बेहतर संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? क्या कोई ऐसा मॉडल हो सकता है जो एनजेसी के एक खारिज होने के डर, यानी सरकार के दखल, और कॉलेजियम पर लगने वाले अपारदर्शिता के आरोपों दोनों से बचकर एक बेहतर रास्ता निकाल सके?